बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक नेम है आज का, वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं। ये चीज़ हम अभी से नहीं पढ़ रहे। हमने जब वेव को डिफ़ाइन किया था तो सबसे पहली लाइन आई थिंक हमने ये पढ़ी थी कि वेव्स क्या है। वेव डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। लेकिन साथ ये भी बोला गया था कि एनर्जी अपने साथ वेव कभी भी अपने साथ मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। मीन्स वेव्स कैन जस्ट कैरी एनर्जी विद देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे कांट कैरी मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल एक एमसीक्यू की तरह या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि प्रूव करें कि वेव अपने साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही ट्रांसफ़र करती है। या ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कुछ इस तरह कि वेव अपने साथ किस चीज़ को कैरी करती है और किस चीज़ को कैरी नहीं करती। तो हम लोग इसकी जो है वो एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटीज़ यहाँ पर दो किस्म की हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको सिंपली समझाने के लिए वो एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं खुद भी, लेकिन उसकी निस्बत दूसरी एक्टिविटी ज़्यादा क्लियर होगी क्योंकि वो फिजिकल है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसको हमने एक सॉलिड स्पॉट के साथ जो है अटैच कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एंड को अपने हाथ से पकड़ता हूँ। अब वो रेस्ट में है बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसको कोई एनर्जी या डिस्टर्बेंस प्रोवाइड नहीं की। अब अगर मैं अपनी मसलर एनर्जी को यूज़ करता हूँ, मैं उस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाता हूँ, तो क्या होगा, उस स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो कि प्रोपेगेट करेंगी स्ट्रिंग उस स्पॉट की तरफ, सॉलिड स्पॉट की तरफ। तो अब ये वेव्स कहाँ से आई? क्या वो खुद ब खुद पैदा होगी? नहीं। हमने पढ़ा था कि जब तक डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में नहीं होती तब तक वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। तो मीन्स वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस हुई है। किस मीडियम में? स्ट्रिंग के मीडियम में। और वो डिस्टर्बेंस किसने की है? वो मेरे हैंड ने की है। अब हैंड को डिस्टर्बेंस करवाने के लिए, यानी फोर्स लगा के डिस्टेंस करवाने के लिए, यानी वर्क डन करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। वो एनर्जी मेरे मसल्स ने दी है। अगर मेरे मसल्स में वो एनर्जी ना होती तो मैं उस वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब वो एनर्जी कैसे ना होती? अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी होती, या फिर हमें पता है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि हमें लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता। यानी आप सोच सकते हैं आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, कि मैं इस काम को नहीं सर अंजाम दे सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है। आई हैवंट एबिलिटी टू डू दिस। क्यों? बिकॉज आई डोंट हैव एनर्जी, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है, यानी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। तो इट मीन्स कोई भी छोटे से छोटा काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर तो उस काम के मुताबिक आपके पास एनर्जी है तो आप वो वर्क करवा सकते हैं। अब अगर मैं उस स्ट्रिंग को पर वर्क डन कर रहा हूँ, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, मीन्स मुझ में इतनी एनर्जी थी, मेरे मसल्स में एनर्जी थी, और वो एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई? वो इस मीडियम से स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र हुई है, और स्ट्रिंग ने वो एनर्जी कैरी की है अपने साथ और नेक्स्ट मूव करवाई है। तो ये बच्चों एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि एनर्जी किस तरह वेव अपने साथ ट्रांसफ़र करती है। अब अगर हम लोग इसके अंदर एक और चीज़ देखें मेन पॉइंट, तो वो ये भी है कि एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी ट्रांसफ़र हुई है। मीन्स एनर्जी लाजमी नहीं एक ही मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि जितनी ज़्यादा मैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मीन्स फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। मीन्स इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो 20 जॉल एनर्जी थी। अब मुझे जो है वो फ्रीक्वेंसी, यानी अगर मैं एक बार इसको एक वाइब्रेशन करवाता हूँ तो मेरी 1 जॉल एनर्जी यूज़ होती है। अब अगर मैं 20 जॉल यानी 20 वाइब्रेशंस करवाऊँगा तो मेरी एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाएगी 20 जॉल। अब ऐसा करते हैं कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, मीन्स स्पीड बढ़ा देता हूँ, एक ही सेकंड के अंदर मैंने वो सारी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करनी है। तो क्या होगा, मेरी एनर्जी भी उतनी ही जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, मीन्स हाई एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। ये हम आगे भी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी अगर हम कोई ऐसी वेव प्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स उसके पास जो एनर्जी वो कैरी कर रही है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। और अगर कोई वेव ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो वो एनर्जी भी बहुत लो वाली जो है उसे अपने साथ कैरी करेगी। ओके, अब इसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बारे में भी हमें पता है। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है? अगर मेरे पास ये एक वेव है,
ये मेरे पास एक वेव है। ये बच्चों इसकी जो मीन पोजीशन है वो मेरे पास ये वाली है। ये मेरे पास क्या है, मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से वेव का एम्पलीट्यूड जो हम काउंट करते हैं वो क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी साइड पर, मीन पोजीशन से चाहे ऊपर की साइड पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, चाहे नीचे की साइड पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी ये इसका एम्पलीट्यूड है या ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो स्टूडेंट्स जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा एनर्जी भी उतनी ज़्यादा कैरी होगी। ये भी हमारे पास एक इसका पॉइंट है। ओके, अब हम इसके मूव करते हैं एक्टिविटी की तरफ। वो एक्टिविटी हमारे पास वाटर वाली है और बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में क्या है, हम एक कॉर्क लेते हैं, प्लास्टिक कॉर्क, कोई भी प्लास्टिक का जो है वो व्हील नुमा, या लेट्स सपोज आपने कोई जो है वो बोतल का कैप ले लिया, अब उसे रखते हैं पानी में। अब आपने क्या किया, आपने वाटर के अंदर कोई पत्थर फेंका, स्टोन आपने ड्रॉप किया, क्या होगा उस वाटर में स्टोन के गिरते ही वेव्स, क्योंकि डिस्टर्बेंस हुई है वाटर के अंदर, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वो वेव्स क्या करेंगी, प्रोपेगेट करेंगी इन एवरी डायरेक्शन, इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वेव्स क्या करेंगी, प्रोपेगेट करेंगी। अब वेव जैसे आगे आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, जैसे जैसे आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, वो आगे जो हमारे पास कॉर्क है वो उसको जस्ट क्या करेगी, अप एंड डाउन मूव करवाएगी। वेव अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही है, अब उस एनर्जी की वजह से ये कॉर्क जो है ये अप एंड डाउन मूव हुआ है। ये हम मतलब कोई स्टूडेंट अगर पूछ लेते हैं कि क्यों, हम कैसे कह सकते हैं, हमें कौन सा नजर आया कोई एनर्जी यूज हुई है उस कैप को अप एंड डाउन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी वर्क डन करने के लिए चाहे वो बहुत ही स्मॉल क्यों ना हो, हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अब ये वर्क डन है कि आपने कि एक वेव ने फोर्स लगा के उसको क्या किया है, डिस्प्लेस करवाया है। इट मीन्स फोर्स भी लगी है, डिस्प्लेसमेंट भी, वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन सिर्फ तब भी पॉसिबल था अगर वेव के पास एनर्जी होती। मीन्स वेव के पास एनर्जी मौजूद थी, उस एनर्जी को यूज करते हुए उसने वर्क डन किया और उस कॉर्क को अप एंड डाउन मूव करवाया और वेव आगे दोबारा ट्रांसफर हो गई। मीन्स अपने साथ जो उसकी एनर्जी बाकी की वो उसे अपने साथ कैरी करते हुए मूव कर गई है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी की एक्टिविटी, जिससे हमें एक चीज क्लियर हुई कि वेव जो होती हैं वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती हैं और अपने साथ मैटर को कैरी नहीं करती। और इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं दोबारा बताने लगा हूं कि ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है वो अपने साथ हाई एनर्जी को कैरी करती हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है वो अपने साथ लो एनर्जी को कैरी करती हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें हमने क्या करना है, हमने बेसिकली देखना है रिलेशन को, रिलेशन ताल्लुक किस चीज़ का, वेलोसिटी का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का। और ये तीनों चीज़ें किसकी हैं, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेव के बारे में। तो मीन्स वेव की वेलोसिटी, वेव का टाइम पीरियड और वेव की फ्रीक्वेंसी, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है हमने उसको निकालना है। बेसिकली रिलेशन का मतलब होता है हमें एक इक्वेशन डिराइव करनी होती है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आएंगी और हमें पता चलेगा कि इन तीनों चीज़ों की आपस में जो है डिपेंडेंसी कैसी है। मीन्स कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ के डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमें ऐसी चीज़ों का पता चल जाता है तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैसे, मतलब हमें किसी जगह ऊपर ऐसी वेव की ज़रूरत हो जिसकी के वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम रिलेशन से देखते हैं कि वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी कैसी है। हाँ, अगर तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स अगर हमें बहुत ज़्यादा स्पीड वाली वेव चाहिए तो हम एक ऐसी वेव यूज़ करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चूँकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है वेलोसिटी का ज़्यादा होना। तो इसी तरह ये रिलेशन और भी बहुत जगहों पर हमारे काम आते हैं। और हाँ, इन रिलेशंस की मदद से हम अपनी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या अगर दो चीज़ें हमें दी हों तीसरी चीज़ को फाइंड आउट करना आसान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको डिराइव करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं वेव को डिफाइन करना चाहूँगा। वेव क्या चीज़ है, आप लोगों को चूँकि अब याद हो चुका है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes the particles of the medium to vibrate in the direction of the wave or
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ये डिपेंड करता है आगे उसकी टाइप पे। तो स्टूडेंट्स अगर हम वेव को लेकर चलते हैं तो वेव चूंकि एक क्या डिस्टर्बेंस है, मींस वेव के ट्रेवल भी, वेव मोशन भी है। जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है उसके पास एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, वेव के पास भी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है। और अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला देखना चाहें जो कि आप 9th क्लास से करते आ रहे हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, या डिफाइन करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नाउन एज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो वेलोसिटी का मैं सबसे पहले रिलेशन लिखता हूँ। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मेरे पास एक वेव है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेव बनाता हूँ आपके सामने। ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसकी जो है वो मीन पोजीशन है। ओके तो स्टूडेंट्स हमने क्या चीज़ पढ़ी है? हमने ये चीज़ पढ़ी है कि एक टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, यानी एक कंप्लीट साइकिल या वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब एक साइकिल या एक वाइब्रेशन क्या होती है, तो हमने वो भी पढ़ा था, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस मीन, मीन से एक्सट्रीम और नेक्स्ट मीन। तो ये बच्चों जो हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि इस साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो वन वेवलेंथ कहलाती है। मींस एक कंप्लीट साइकिल के जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। उसके अलावा एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। मींस यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड हमारे पास t है। और इस टाइम के दौरान, इस पूरे टाइम के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट, मींस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है, वो हमारे पास वन वेवलेंथ के इक्वल है। मींस वो हमारे पास कितना है, लैम्डा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो t है और जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी का सिंबल, डिस्प्लेसमेंट की जगह उसकी वैल्यू, टाइम पीरियड की जगह टाइम की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ सकता है। ओके तो मैं इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स इसे पुट कर रहा हूँ। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, t। ओके अब इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय t। 1 बाय t को मैंने सेपरेट कर लिया लैम्डा से। लैम्डा सिंपली 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा, और नीचे डिवीजन में t टाइम पीरियड। अब स्टूडेंट्स ये काम मैंने क्यों किया है, 1 बाय t को मैंने सेपरेट क्यों किया है? आप लोगों को मे भी याद हो कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टर्म्स एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि टाइम का जो रेसिप्रोकल होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मींस अगर हम 1 से 1 डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, टाइम पीरियड करते हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है। यानी सिंपल वर्ड्स में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय t। तो यहाँ पे अगर मैं वो वैल्यू पुट करता हूँ 1 बाई टी की जगह, तो ये बन जाता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। और ये बच्चों स्पीड का, स्पीड ऑफ वेव का या वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और ये खास किस्म की वेव के लिए नहीं है, ये ट्रांसवर्स वेव हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, उन सब के लिए यही फॉर्मूला स्पीड का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया है। अब इस फॉर्मूला की मदद से हम किस तरह जो है वो किसी दो टर्म्स का अगर हमें पता हो, हम थर्ड टर्म को किस तरह जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। मींस हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल 10.2 है, हम उसे सॉल्व करते हैं। ओके एग्जांपल नंबर 10.2 में हमारे पास क्या है, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव।
हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसके पार्ट्स हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा देना ज़रूरी होता है। गिवन डाटा के बाद हमारे पास फॉर्मूला ज़रूरी होता है, फिर हमारे पास उस फॉर्मूला की डेरिवेशन ज़रूरी होती है और लास्ट पे आंसर और आंसर के साथ यूनिट लाजमी होता है। यही वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टेप्स हैं एक न्यूमेरिकल के जिनकी मदद से आप अपने पूरे मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो चीज़ें गिवन थी। नंबर 1 हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी जो कि 0.4 हर्ट्ज, और नंबर 2 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यानी वेवलेंथ गिवन थी वेवलेंथ 0.4 मीटर थी और फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज थी। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो है एग्जाम्पल 10.2 का डाटा लिखता हूँ। गिवन डाटा, तो स्टूडेंट्स गिवन डाटा में हमारे पास दो चीज़ें हैं। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी दैट इज 4 हर्ट्ज, नंबर 2 इट्स वेवलेंथ दैट इज 0.4 मीटर। ओके, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो गिवन डाटा है क्या उसमें जो आपको टर्म्स दी गई हैं, जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो अपने SI यूनिट्स में ही हैं। तो जी हाँ, ये मीटर में और वो हर्ट्ज में, ये अपने SI यूनिट्स में ही हैं। अब इसके बाद हमें टू फाइंड क्या करना है, हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द वेव दैट इज v। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा जो कि हमने अभी डिराइव किया है, दैट इज v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। अब यहाँ पे सिंपली डेरिवेशन में हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी है 4 हर्ट्ज मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.4 मीटर। 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है 1.6 हर्ट्ज इनटू मीटर। अब स्टूडेंट्स हर्ट्ज की अगर बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको इस टॉपिक में, हर्ट्ज जो होता है वो पर सेकंड के इक्वल होता है। कैसे, ये हमारे पास रिलेशन था f इज इक्वल्स टू 1/t। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज, टाइम पीरियड का यूनिट क्या है सेकंड, मींस हर्ट्ज जो आता है हमारे पास वो इक्वल आता है पर सेकंड के। तो मैं यहाँ पे हर्ट्ज की जगह पर सेकंड लिख सकता हूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी आई है उसका साथ यूनिट भी मैंने लगाया है मीटर पर सेकंड, दैट इज 1.6 मीटर पर सेकंड। और यही स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल 10.2 है और यही प्रूफ है इस फॉर्मूला को यूज़ करने का। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई दो टर्म्स गिवन हो तो हम थर्ड टर्म को इजीली फाइंड कर सकेंगे, जैसा कि यहाँ पे इन दो टर्म्स को दिया गया था और हमने वेलोसिटी को फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरह भी आ सकता है कि आपको वेलोसिटी की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड गिवन हो, साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो आपको 4 हर्ट्ज, और वो पूछ ले वेवलेंथ की वैल्यू बताएं। या इस तरह भी आ सकता है वेलोसिटी गिवन हो और वेवलेंथ की वैल्यू गिवन हो और वो आपसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ ले, तब भी आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है और अपनी जो अननोन वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने रिपल टैंक को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह 2 लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।